स्टार्टेड मैम। अच्छा ठीक है जी। देखो हम लोग परमुटेशन पढ़ रहे थे जिसमें एक्सरसाइज 5A हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हाँ, उसके बाद एग्जांपल्स भी किया था। अभी हम लोग 5B कर रहे थे। एक्सरसाइज 5A से शायद हम लोगों ने एक क्वेश्चन बाकी रखा था, ठीक है, तो वो मैंने बोला है करवा देंगे, ठीक है। वो और एक एग्जाम्पल हमारा प्रीवियसली बाकी, हम एक बार जस्ट रिकॉल कर रहे हैं क्या बाकी है, ठीक है। तुम लोग भी मुझे बताओ कि अगर कुछ छूटा हुआ है तो। जैसे कि एक्सरसाइज 5A में हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन बाद में करने का सोच रखा है, वो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। बाकी सब हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट है। और इसके आगे जो एग्जाम्पल्स था वो भी हम लोगों ने सारा कर लिया है एक्सेप्ट एक एग्जाम्पल, वो है ये वाला एग्जाम्पल 7। एक्चुअली एग्जाम्पल 7 जो है और 5A का क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो सेम कंसेप्ट पे है। सॉरी 19 नहीं, क्या था, हाँ 19 सेम कंसेप्ट पे है, ठीक है। तो ये दो बाकी है, तो तुम लोग इसको याद रखो। मुझे याद रहेगा, फिर भी तुम लोग याद रखो, अगर बाई चांस मेरे से छूट जाता है तो हम लोग कर लेना है वो वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स थे सभी हम लोगों ने किए थे। शायद सर्कुलर का हम लोगों ने कुछ छोड़ा हुआ है, ठीक है। 5B हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें से पहला 4 क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि वो सर्कुलर परमुटेशन का था। फिर 5, 6, 7 ये सब हम लोगों ने किया, 8, 9, 10। अच्छा मिडिल में ना मैंने 12 वाला गैप दिया था क्योंकि 12 वाला क्वेश्चन टाइमिंग्स जो था उसके हिसाब से लेंदी था। तो अभी आज हम लोग 12 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 12 वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्वेश्चन जो है ना, एक्चुअली ये क्वेश्चन एमसीक्यू के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब अगर कैलकुलेट करके करो तो काफी बड़ा है, लेकिन लास्ट में जाके जो ट्रिक हम बताएंगे वो अगर तुम लोग याद कर लोगे, मतलब थोड़ा रटने जैसा ही है, एक फॉर्मूला है, अगर याद कर लोगे तो आसानी से कर पाओगे। पहले हम लॉजिकली समझा देंगे कि कैसे हो रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो ये 12 वाला देखो यहाँ पर क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ समेशन, इस साइन को समेशन बोलते हैं, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, देखो मैंने मतलब मैथ स्टैट सभी में होता है, तो स्टैट में ये हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ये समेशन आर इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये देखो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to 10, मतलब वन, इसको ऐसे रीड किया जाता है, समेशन ऑफ आर इक्वल 1 to 10, मतलब आर का वैल्यू 1 से लेके 10 तक जो है रेज करेगा, ठीक है। मतलब 1 से 10 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से आर का वैल्यू जो है जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है इसमें और क्या डेटा दिया है। आर इंटू आर पी आर, ठीक है, आर इंटू आर पी आर, ठीक है। मतलब ये आर का वैल्यू किस पे अप्लाई करना है, आर इंटू आर पे आर का वैल्यू अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अब हम थोड़ा डिटेल्स में लिखेंगे, मतलब काफी सारा चीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये आर का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं आर डॉट आर पी आर, ये हम लोग का मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। मतलब इस आर के वैल्यू को इस पे अप्लाई करना है, ये इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन को समरी करके बताया गया है कि ये सम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो ऐसे हो जाएगा, आर मतलब 1, पहला आर 1 हो जाएगा, आर पी आर मतलब 1 P 1, ठीक है। समेशन का मतलब एडिशन होता है, फिर ऐड हो गया। अब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2 into 2 P 2, ठीक है। आर के जगह पे हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, फिर प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस समेशन साइन, ये समेशन साइन मतलब आर का जो भी वैल्यू होगा लाइन बाय लाइन अप टू 10 तक प्लस करते हुए जाना है। अब आर का वैल्यू क्या होगा वो तो इस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर जो भी हमें दिया हुआ रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर दिया हुआ रहता आर प्लस बी, तो हम लोग क्या करते, 1 + B, 2 + B, 3 + B ऐसे करके करते, ठीक है। सेम वैसा ही यहाँ पर जो है उस पर अप्लाई करते जाना है। फिर इसके बाद फिर क्या होगा, 3 × 3 P 3। अगर मेरा बात समझ में आया तो इसके बाद क्या होगा बोलो। 4 × 4 P 3, हम्म, 4 P 4। 4P 4, 4 × 4P 4, इसके बाद 5 × 5P 5, फिर 6 × 6P 6 प्लस 7 × 7P 7 प्लस 8 × 8P 8 प्लस 9 × 9P 9। थोड़ा बोरिंग जैसा तो लगेगा, देखो 10 × 10P 10, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम में नहीं करना, हम शॉर्टकट बता देंगे, उसको याद कर लेना, ठीक है। अभी ये लॉजिकली समझा देते हैं। अब 1 × 1P 1 मतलब देखो
एनपीएन क्या होता है, एनपीएन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीएन हमेशा एन फैक्टोरियल होता है। कैसे, जैसे तुम लोग कोई भी डेटा उठा लो, जैसे देखो एक्चुअली एनपीआर का फॉर्मूला क्या, हम एक बार रिकॉल करवा रहे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन और आर बराबर हो सकता है, कब होगा, जब मेरे पास मान लो 3 लेटर है, तीनों में से तीनों को सिलेक्ट करके मुझे वर्ड बनाना है, तो फिर तीनों में से तीनों सिलेक्ट करेंगे तो एन तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स 3 लेटर, और तीनों में से तीनों सिलेक्ट करेंगे तो वो भी 3 हो गया, मतलब एन और आर बराबर हो गया। अब ऐसा जब होता है तो आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल आ जाएगा। वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये एन फैक्टोरियल एन माइनस आर के जगह एन माइनस एन कर दो, क्योंकि एन और आर बराबर अगर है तो ये जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है, तो ये एन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने जो है पहले ही किया हुआ है, फर्स्ट क्लास में इसका हम लोगों ने जो है देखा था, ठीक है, ये डिटेल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लॉजिक का अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब 1p1 को क्या लिखेंगे, 1p1 पूरा फॉर्मूले में नहीं लिख के, मतलब पूरा डिटेल्स में नहीं लिख के, अगर हम लोग जो फॉर्मूला शॉर्टकट सीखे उससे अगर करें 1p1 को क्या लिखेंगे, बोलो। 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल। उसके बाद 2 इंटू 2p2 को क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। फिर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलता जाएगा, लिखते जाओ। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, फिर 7 इंटू 7 फैक्टोरियल, फिर 8 इंटू 8 फैक्टोरियल, फिर 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, फिर 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पे, ठीक है, तो कैलकुलेटर लो तुम लोग अपना अपना, कैलकुलेटर पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। मैंने भी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। 1 वाला तो ओरली कर लेंगे हम, ठीक है, 1 और 2। देखो 1 फैक्टोरियल मतलब अप टू 1 तक मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, 1 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये देखो हम तुम लोग के डिटेल्स के लिए एक बार लिख देते हैं। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 3 2 1, यही तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट होता है ना। 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1। और ऐसा नहीं करके अगर हम डायरेक्टली लिख दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। देखो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, मतलब ये 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल कितना होगा वो कैलकुलेटर पे देखेंगे। 5 4 3 2 1, ठीक है, तो ये 120 होता है। वैसे मुझे याद है, हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो तुम लोग भी याद कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल मतलब एक बार 5 इंटू और होगा, तो 24 इंटू 5 120 होता है। अब 125 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, इसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा, तो इंटू हो गया 720। अब 7 फैक्टोरियल कितना होगा, इंटू इसमें 7 लगा दोगे तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा 5040, ठीक है, 7 फैक्टोरियल हो गया 5040। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 7 इंटू 5040, ठीक है, फिर 8 इंटू 8 फैक्टोरियल मतलब इसमें 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40,000 40,320। फिर 9 फैक्टोरियल मतलब इसमें और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3,62,880। और 10 इंटू 10 फैक्टोरियल मतलब इसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 362,880, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1 इंटू 1 1 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18, ठीक है, 18 आ गया, 1 4 18। अच्छा उसके बाद 4 इंटू 24 96, ठीक है, 4 इंटू 24 96 होता है। अच्छा 5 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। 6 हाँ, तारपरटा 6 इंटू 720 देखो कितना होता है, 4320। 4320। अच्छा उसके बाद 35,280। 35,280। अच्छा उसके बाद 3,22,560। नेक्स्ट 32,65,920। ठीक है, फिर लास्ट 3,62,800 62,88,000। 88। हाँ 30 30 होगा ना, 30 होगा।
अच्छा, अब इसका टोटल करना है, टोटल करना पड़ेगा, प्लस दिया हुआ है ना तो टोटल करना पड़ेगा। तो 368800 प्लस 3265,920, 322560, 35,280, 4320, 696 कर लेते हैं डायरेक्टली, 18,4, 19, 5 प्लस 18 कर लेते हैं, इतना आ रहा है 39,97,599। ठीक आया है? ম্যাম ওটা তো 3 crore আছে, ওটাও তো অ্যাড হবে। অ্যাড করিনি আমি, আমার আনসারটা আসা উচিত 399,16,799, একটুখানি ভুল আসছে, জানি না, তাহলে যোগটা ভুল করে দিয়েছি, দেখি এডিশনটা ভুল হয়ে গেছে। 1 plus 4 plus 18 plus 96 plus 600 plus 4320 plus 35,280 plus 322,560 plus 3265,920 और लास्ट वाला 36,288 3 times 0, 39916। हाँ, अब सही आया है। 3,99,16,799। ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑप्शंस क्या बोल रहा है। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से बोला है, 11p11, 11p11 -1, 11p11 +1 या नन ऑफ दिस। तो 11p11 मतलब कितना होता है? अभी जो कंसेप्ट में हम लोगों ने किया, 11p11 मतलब क्या होता है? 11 फैक्टोरियल। तो चेक करके देखो क्या 11 फैक्टोरियल इतना वैल्यू देगा। अगर देगा तो आंसर सही है। अब कैसे निकालोगे? देखो, इसमें भी क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल तक तो निकाल चुके हो। 10 फैक्टोरियल होता है हम लोग का 362,880। अब इसमें 11 मल्टीप्लाई करके देखो ना कितना आता है, 362,880। ये 10 फैक्टोरियल तक है। 11 फैक्टोरियल मतलब इसमें 11 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 39,91,680। तो आंसर जो है ये तो मेरा इतना होना चाहिए, 3991680। ये मैच तो नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब दूसरा देखते हैं, ये वाला देखो, 11 फैक्टोरियल, 11p11 -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल -1। चेक करके देखो 11 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा, 11 करके देख लो, जरूरत है तो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करने का जरूरत नहीं, ये आ गया। तो देखते हैं ये कितना आया, 3,99,16,800 होता है 11 फैक्टोरियल। अब उससे -1 कर देंगे, -1 करो, देखो कितना आ गया। सेम वही आंसर आ गया ना जो हमें चाहिए। ठीक है, ये वाला आ गया। मतलब इसका आंसर होगा 11p11 -1, यानी कि ऑप्शन बी। आई थिंक ऑप्शन बी था। हाँ, ऑप्शन बी होगा। तो इस तरीके से अगर तुम लोग टाइम देके करोगे तो बिना किसी ट्रिक्स के ही क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है, वो हम बताते। ठीक है, एग्जाम में आया तो वो फॉलो करना है। तो ये लॉजिकली बता दिया, नहीं तो ऐसे लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखो क्यों मैंने ये बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। अब इसका शॉर्टकट बताते हैं। देखो शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है कि इतना तक ना हम लोग को लिखना ही पड़ेगा, इतना तक ये तो हमें बनाना ही है, ये लाइन तक। ठीक है, ये पहला लाइन हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ये लाइन जो है ये नहीं लिखेंगे। ये नहीं लिख के इसको कुछ अलग तरीके से हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, कैसे डिराइव करेंगे? देखो, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर साइड में लिखते हैं। n इंटू एन फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n+1 फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल। लिख सकते हैं कि नहीं, प्रूव करके दिखाते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, कोई भी डिजिट ले लो, तो इसका मतलब 2+1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल, इसके साथ कंपेयर करके लिखा। क्या दोनों साइड सेम आंसर आएगा? चेक करो।
टू फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 इंटू 1 होता है, तो ये, और इधर हो गया 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इधर आंसर आया 4। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, तो ये 4 आ गया। तो बिल्कुल सही हो रहा है, मतलब हम लोगों को जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको इस तरीके से डिराइव करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो n इंटू एन फैक्टोरियल में सारी चीज गिवन है, ये देखो n इंटू एन फैक्टोरियल, n इंटू एन फैक्टोरियल, n इंटू एन फैक्टोरियल, n इंटू एन फैक्टोरियल, n इंटू एन फैक्टोरियल। जब हम लोगों ने जो गिवन क्वेश्चन है उससे फर्स्ट लाइन लिखा, सेकंड लाइन, बेसिकली फर्स्ट लाइन तो ये था, ये सेकंड लाइन लिखा, तब ये n इंटू एन फैक्टोरियल में आ गया है। अब अगर n इंटू एन फैक्टोरियल में आ गया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस वन माइनस एन फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। तो n प्लस वन, यहाँ पर पहले वाले केस में n कितना है, n 1 है, ठीक है। मुझे क्या लिखना है, n इंटू एन फैक्टोरियल को मुझे क्या लिखना है, n इंटू एन फैक्टोरियल को मुझे n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल करके लिखना है, ठीक है। तो n मेरा कितना है 1, तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा 1 प्लस वन यानी 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से डिराइव करेंगे, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ये देखो ऐसे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। पहला वाला को हम लोगों ने इस तरीके से स्प्लिट किया, ठीक है, ये ब्रैकेट डाल दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर नेक्स्ट वाला क्या लिखेंगे, फिर अगर देखो 1 को हमें क्या लिखना है 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 2 को क्या लिखना पड़ेगा बताओ, दिमाग लगाओ क्या लिखना पड़ेगा, उतना डिटेल्स में नहीं जाके दिमाग लगाओ। यहाँ पर क्या है 1 एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल है तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 में अगर 2 1 है तो 2 में क्या होगा, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, कैसे करके डिराइव, ये तो लिखा है देखो, n में मुझे क्या लेना है n प्लस वन और n लेना है, तो यहाँ पर n कितना है, ऑब्वियसली 2 है, तो क्या लिखोगे बोलो। 3 ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল। 1 কেন হবে, এখানে n যদি 2 হয়, এখানে n যদি 2 হয় তাহলে তোমাকে তো সেই হিসেবে ভাবতে হবে, তোমাকে করতে হবে n প্লাস 1 ফ্যাক্টোরিयल माइनस n ফ্যাক্টোরিयल, ये करना पड़ेगा ना। তো उसके हिसाब से बताओ, একটা ঠিক বলেছো একটা পোর্শন ভুল বলছো, আরেকবার ট্রাই করো। হ্যাঁ বলো। 3 ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল। हाँ 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे करके चलेगा ना, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट वाला फिर क्या होगा, बिना देखे भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमारा तो सीक्वेंस में है ना, मतलब हम ये बोलना चाह रहे 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक है, तो अगर हम नहीं भी देखे तो भी तो लिख सकते हैं। तो 1 के लिए 2 माइनस 1, 2 के लिए 3 माइनस 2, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, मतलब रिदम में चलो ना, 3 के लिए क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। हाँ हो गया ना, ये रिदम नहीं मिल रहा है, ये देखो 2 3 4, इसके आगे 5 6 ऐसे जाएगा, और ये 1 2 3 ऐसे करके जाएगा ना, मतलब ऐसे करके ही याद रखना पड़ेगा। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। हाँ फिर इसके बाद 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, इधर लास्ट वाला देखो ना, ये देखो 5 का 6 करो 4 का 5 करो, हो गया बस। नेक्स्ट 7 6 ये जाएगा, फिर उसके बाद 8 7 ये जाएगा, फिर उसके बाद 9 8 और 10 9, 10 9 कौन सा वाला हुआ, 10 9 हम लोग का 9 तक का हुआ, देखो 9 तक का हुआ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक होगा, और एक होगा, वो कितना हो जाएगा 11 माइनस 10, है 11 माइनस 10। अब ब्रैकेट ओपन करो, अब ब्रैकेट ओपन करो, देखो क्या होता है 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लिखते जाओ अपने हिसाब से, इसमें मेरा देख के नहीं भी लिखोगे तो भी लिख पाओगे, सिर्फ तो ब्रैकेट ओपन करना है, वो भी प्लस साइन के साथ, तो गलत होने का भी कोई चांसेस मुझे नहीं लगता है होना चाहिए। -7 फैक्टोरियल प्लस 9 -8 प्लस 10 -9 प्लस 11 -10, ठीक है। तो अब क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ये देखो +2 -2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल है ना, अच्छा और क्या माइनस होगा, ये मुझे 7 दिख रहा है, और क्या हो जाएगा, सभी माइनस हो जाएगा, सभी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बोल रहे हैं
ये रहा 3 3, ठीक है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 4 4, ठीक है, 5 5, 6 6, 8 8, 9 9, 10 10, ठीक है। बचा कुछ, एक बचा हुआ है, देखो क्या बचा हुआ है, 11 फैक्टोरियल, जो किसी से कैंसिल आउट नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ पेयर हमें मिला ही नहीं। और एक बच रहा है हम लोग का यहाँ पर -1 फैक्टोरियल, ठीक है, और -1 फैक्टोरियल। तो क्या इससे आंसर आ गया? बिल्कुल आंसर आ गया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 11 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 11p11, इसका मतलब ही तो 11 फैक्टोरियल होता है, और 1 फैक्टोरियल को 1 लिखेंगे। हो गया ऑप्शन बी के साथ मैच, ये देखो हो गया हमारा ऑप्शन बी के साथ मैच। ऑप्शन बी तो आंसर होना चाहिए ना, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, सबसे अच्छा बात है अगर सेम ऐसा ही आ गया, याद रहा, तो बी में टिक कर दो, क्योंकि ये सब स्पेशल क्वेश्चन होता है, थोड़ा बहुत याद रह जाता है। देखो थोड़ा मेमोरी का भी यूज करना पड़ेगा। अब एक एक नंबर के लिए इतना लिखने बैठोगे तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे अटेंड करोगे? ठीक है, वैसे भी 2 आवर्स मिलेगा ना। तो थोड़ा अगर याद रहा तो सबसे बेटर है, उतना झमेला में जाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो देखो लॉजिकली तो मैंने बता दिया क्या करना चाहिए, बाकी ये भी कर सकते हो। अगर किसी का कैलकुलेटर में हाथ बहुत जल्दी चलता है तो ये भी उतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, अगर अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस है हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है इस तरीके से करना है, लेकिन इसमें तुम लोग को ये याद रखना पड़ेगा। जैसे ही इसको यहाँ पर रेडी करोगे ना, तो ये बन जाएगा, ये बनने से तुम लोग को याद आ जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। तो आंसर, तो बेसिकली क्या हुआ देखो, अगर r इक्वल टू 1 to 10 है तो मेरा आंसर 11p11 -1 हुआ। अगर r इक्वल टू 1 to 11 होता तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए था, बोल सकते हो? मान लो यहाँ पर एग्जाम में इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर ऐसा दे दिया, ठीक है, ये दे दिया और ऑप्शन दिया, तो तुम लोग को करके देखने का जरूरत नहीं है। अगर हम मैट वाले क्वेश्चन में ऐसा था कि अगर 10 तक था तो 11p11 हुआ, तो ये बता सकते हो, अभी जो किया उसके लॉजिक से बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा बिना सॉल्व किए। अगर 10 तक है तो 11p11 -1 होगा, तो फिर 11 तक है तो क्या आंसर होगा? 12 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। मतलब 12p12 -1, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब 12 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल का मतलब ही तो ये होता है ना। अब कैसा क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा वो तो देखो डिपेंड करता है। अब यही सेम ऑप्शन, देखो ऑप्शन ये भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर ये वैल्यूज में आंसर रहा, तब तो करके देखना पड़ेगा, जो कि होगा नहीं, ठीक है। वैल्यूज में नहीं होगा क्योंकि एमसीक्यू के लिए वो फिर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हुआ तो फिर करना पड़ेगा, ठीक है, अगर हुआ तो, लेकिन चांसेस कम होता है। तो ये हो गया, इसीलिए हम लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन जो है नहीं ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा, इसीलिए। अच्छा, अब हम लोगों ने इसके बाद देखो 13 कर लिया था, मुझे जितना याद आ रहा है, 14 भी कर लिया था, 15 भी कर लिया था। अब हमें करना है 16th नंबर से। 16 से मैंने बोला था होमवर्क, ठीक है, 16th नंबर से करेंगे। ठीक है, देखो 16th नंबर में क्या बोला है, 16th नंबर में बोला है देयर आर 10 ट्रेन्स प्लेइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली, ठीक है। बोल रहा है दिल्ली और कोलकाता के बीच में, कैलकाटा के बीच में लिखा हुआ है जो भी हो। तो बोल रहा है कि 10 ट्रेन जो है चलता है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय डिफरेंट ट्रेन। बोल रहा है कि जिस ट्रेन से जाएगा उस ट्रेन से लौट के नहीं आना है, ठीक है। 10 ट्रेन चल रहा है, जिस ट्रेन से जाएगा उस ट्रेन से लौट के नहीं आना चाहता है, तो कितने सारे वे आउट हो जाएंगे उनके जाने के, ठीक है। गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न, मतलब कंप्लीट जर्नी कितने तरीके से पॉसिबल है। तो ये मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेस्टिनेशन कैलकाटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने आने का इनके हिसाब से कितने ट्रेन अवेलेबल हैं? 10, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस ट्रेन से, मान लो T1 से अगर कैलकाटा से दिल्ली गए तो रिटर्न T1 से नहीं करना है, दूसरे ही किसी ट्रेन
इनका जर्नी जो है कंप्लीट हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली परमुटेशन होगा, ठीक है। और एन का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू तो 10 है, 10 ट्रेन है, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि जाने आने का हमें दो अलग अलग ट्रेन, जैसे T1 से गए तो T2 से मान लो आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। तो जब भी सिलेक्ट करेंगे तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, इस ट्रेन से जाएंगे, इस ट्रेन से आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे देखो T1 हम ट्रेन का नाम नहीं देके T1 T2 T3 ऐसे बोल रहे हैं, T3 T4 T5, ठीक है। यहाँ पर कर दिया T6 T7 T8 T9 और T10। अब जैसे ऐसे सोच सकते हैं, T1 से जाएंगे T2 से आएंगे, T1 से जाएंगे T3 से आएंगे, T1 से जाएंगे T4 से आएंगे, ठीक है। फिर T1 से जाएंगे T5 से आएंगे, T1 से जाएंगे T6 T1 T7 बहुत सारा हो जाएगा, T1 T8, ठीक है, T1 T9 T1 T10, ठीक है। ये जाना और ये आना, अब इसका भी तो रिवर्स हो सकता है, मतलब सेम इसी कॉम्बिनेशन का हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, आना और जाना करके। मतलब हम ये बोल सकते हैं T2 से जाएंगे T1 से आएंगे, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन में देखो कितना सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 ऑप्शंस, जस्ट इसका रिवर्स कर दोगे तो और 9 ऑप्शंस हो जाएगा, मतलब 81 ऐसे करके काफी सारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 81 नहीं, सॉरी 18, ठीक है। इधर 9 इधर 9, सेम इसी का ऑपोजिट करेंगे तो 18, ऐसे करके T1 के साथ मैंने कॉम्बिनेशन किया, फिर T2 T3 T2 T4 ऐसे करके करना पड़ेगा। तो वो लिख के देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शंस होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जब भी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो दो ट्रेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कि हमारा कंप्लीट जर्नी कैसे पॉसिबल है, दो ट्रेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 10 ट्रेन, ठीक है। वही तो यहाँ पर किया, तो क्या हो जाएगा। और ये देखो जैसे ही चेंज हुआ, जैसे मान लो T2 T1 कर रहे हैं तो बात अलग बन रहा है, तभी तो परमुटेशन है, अरेंजमेंट मायने रखता है। T1 T2 मतलब मान लो हम पहले जाने का सोच रहे हैं फिर आने का, तो T1 T2 मतलब T1 से जाएंगे T2 से आएंगे। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं T2 से जाएंगे T1 से आएंगे तो दो अलग चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10P2, परमुटेशन होगा। 10 में से दो चीजों को मुझे लेना है, तो 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 मतलब 8 फैक्टोरियल, आंसर होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, यानी 90। अब 90 लिखना पॉसिबल थोड़ी ना है, हाँ लिख सकते हो बैठ बैठ के, लेकिन वो तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये हो गया 90, ऑप्शन बी, ठीक है। 90 वे आउट हो जाएगा उनके पास कैलकाटा से दिल्ली अपना जर्नी कंप्लीट करने का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 16th नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट। 17th नंबर क्या बोला है, बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 persons of different ages so that the largest sweat always goes to be younger assuming that each one of them gets a sweat is, ठीक है। बोल रहा है कि कितने तरीके से 8 स्वेट्स हम लोग अलग अलग साइज का है, जो स्वेट्स है वो अलग अलग साइज का है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 पर्सन्स में जिनका एज भी अलग है, सो दैट लेकिन कंडीशन ये है कि जो लार्जेस्ट वाला है वो सबसे छोटे बच्चे को जाए, मतलब छोटे जो है उनको जाए, यंगर, एज्यूमिंग दैट ईच वन ऑफ देम गेट्स ए स्वेट, सभी को एक एक मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि सबसे छोटे वाले को जो है सबसे बड़ा वाला मिलना चाहिए। मतलब ये देखो, मान लो यहाँ पर 8 पर्सन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8th नंबर वाले को हम अलग कलर से कर देते, मान लो ये यंगर है, ठीक है, ये सबसे छोटा इनमें। अब कंडीशन क्या है, जो 8 स्वेट्स हैं, ठीक है, 8 स्वेट्स है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें से जो सबसे बड़ा वाला है, मान लो ये वाला, ये इन्हीं को जाना चाहिए, ये चीज कंफर्म करना है हमें, ठीक है। तो ये इन्हीं को जाना चाहिए, तो इनका तो कंफर्म है भाई, ये इन्हीं को मिलेगा। तो एक ही बड़ा वाला है, सबसे लार्जेस्ट मतलब क्या हुआ, सब में जो बड़ा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा और भी है, तब तो लार्जेस्ट लैंग्वेज नहीं होता है ना, लार्जेस्ट मतलब होता है जो वन ऑफ होता है, मतलब एक ही सबसे बड़ा वाला, तो ये इन्हीं को जाएगा, ठीक है। तो ये इन्हीं को हम लोग कैसे दे सकते हैं, N1 हो गया, एक ही बड़ा वाला है और देना भी है एक ही जन को, ठीक है, तो 1P1 तरीके से दे सकते हैं। और बाकी ये जो 9 लोग बचे, ठीक है, बाकी ये जो 9 लोग बचे, इनको कितना सारा देने के लिए हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी 9 बोल रहे हैं, 8 माइनस 1, 8 लोग थे तो 7 पर्सन बचे, ठीक है। 7 पर्सन में कितने सारे स्वेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 7 स्वेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स भी कितने बचे, नंबर ऑफ पर्सन्स भी बच गए, यंगर को छोड़ के 7, और नंबर ऑफ स्वेट्स
ये लोगों में 7 डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो 7p7 तरीके से कर लेंगे। मतलब देखो, ये जो स्वेट है, ऐसा हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जो स्वेट है ये इसको भी दे सकते हैं, आइदर इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो अलग अलग हमारा जो है अरेंजमेंट निकल के आएगा कि कभी इसको, मतलब कितने सारे अरेंजमेंट कितने तरीके से दे सकते हैं। मान लो ये वाला इसको दे दिया, ये वाला इसको दे दिया, ये वाला इसको दे दिया, ऐसे। लेकिन जरूरी तो नहीं है ऐसा करेंगे, हो सकता है ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, ये भी हमारे पास ऑप्शंस है। तो हमारे पास तो काफी सारा ऑप्शंस है कि किसको कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करें। तो वो 7p7 तरीके से हो जाएगा, यानी 7 फैक्टोरियल। अब ये 1p1 क्या होता है, 1 फैक्टोरियल। अब ये दोनों जो अरेंजमेंट है, ये दोनों जो अरेंजमेंट है हमें एक साथ करना पड़ेगा, तभी तो 8 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 5040 होता है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर 5040 होना चाहिए। देखते हैं क्या दिया है, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 5040। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, 18th नंबर। 18th नंबर देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे कैन बी अरेंज्ड बोला है, ठीक है, सो दैट द वर्ड दस फॉर्म्ड बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ एन। बोल रहा है कि जो वर्ड बनेंगे उसमें एक कंडीशन लगा दिया है, बोल रहे सारे वर्ड्स एम से स्टार्ट होने चाहिए बट एन से खत्म नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मंडे जो हम लोग का वर्ड गिवन है, मंडे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कंडीशन दिया है, मंडे से हमें वो सारे वर्ड्स बनाने हैं, MONDAY, उसमें इसको यूज करके हमें वो सारे वर्ड्स बनाने हैं जहां पर जो सारे वर्ड्स एम से स्टार्ट होंगे। ठीक है, कंडीशन फिक्स क्या लगा दिया है कि स्टार्ट विथ एम होना चाहिए बट एंड में एन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हमें दिमाग में रख के वर्ड बनाना है। तो अगर मेरा ये बात फिक्स हो गया कि मुझे यहाँ पर एम ही देना है, तो इस जगह को फुलफिल करने के लिए मेरा एन और आर कितना होगा, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। अब इतने सारे थिंग्स तो है, मतलब इतने सारे लेटर तो है, बट मेरे लिए अवेलेबल इस जगह के लिए तो एम ही है, तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब एक जगह को फुलफिल करने के लिए मुझे एक में से एक ही लेटर लेना है, ठीक है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक में से एक कैसे ले सकते हैं, 1p1 तरीके से, ये बन गया। ठीक है, अब इधर का सोचेंगे, इधर का कैसे बनेगा। तो इधर में एक कंडीशन है, ये लास्ट वाले केस में, कि इधर एन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अगर इधर एन नहीं आ सकता है तो इधर बचा कितना सारा लेटर्स जो हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो, एम स्टार्टिंग में फिक्स हो गया तो एम तो ब्लॉक हो गया, एम और कहीं नहीं आएगा। अब बोल रहा है एंड में एन नहीं आना चाहिए, तो बचा क्या, ODAY, इसमें से कोई भी एक आ सकता है। तो इसका मतलब यहां पर अवेलेबिलिटी हो जा रहा है हमारे 4 लेटर का। 4 लेटर क्या है, ODAY, इसमें से कोई भी एक आएगा। ठीक है, और इस जगह को फुलफिल करने के लिए ये चारों में से मुझे कितना एट ए टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक ही जगह खाली है, और वो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, 4p1 तरीके से। ठीक है, 4p1 इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा ठीक है, आंसर बाद में निकालेंगे, ये 4p1 कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखो कभी O आएगा, कभी D आएगा, कभी A आएगा, कभी Y आएगा, तो इतने तरीके से आ सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये मिडिल का जब फिलअप करेंगे तो हमारे पास कितना सारा लेटर अवेलेबल है, उसमें से कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट तो भाई 4 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जगह को फुलफिल करने के लिए 4 लेटर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं अवेलेबिलिटी कितने लेटर का है। देखो, एम यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि एम अपना फिक्स्ड हो चुका है। एन आ जाएगा, यहाँ पर एन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एन यहाँ नहीं आएगा। एन हमेशा ये मिडिल में कहीं एक जगह पे जरूर आएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर और क्या आ सकता है, बाकी यहाँ पर ODAY, उसमें से जो यहाँ नहीं बैठ जो यहाँ बैठ गया उसके जगह बाकी सब आ सकता है। मान लो यहाँ पर हम लोगों ने O लिखा हुआ है, तो बाकी क्या आ सकता है, DAY, या फिर मान लो हम लोगों ने यहाँ पर D लिखा था, तो फिर बाकी जो लेटर है वो आ सकता है। मतलब बेसिकली 4 लेटर ही बचेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एम मेरा नहीं आ सकता है, एन आएगा, और ODAY में से कोई भी जो है 3 आएगा, बाकी एक तो इधर आने वाला है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हो गया 4, तो ये आंसर हो जाएगा 4p4 तरीके से। अब ये पूरा अरेंजमेंट एक साथ होगा, मतलब 1p1 एंड 4p4 एंड 4p1, ये सब एक साथ होगा, तभी ना जाके ये लेटर, सभी लेटर से अरेंजमेंट वाला वर्ड हम लोग ढूंढ पाएंगे। 1p1 1 फैक्टोरियल, 4p1 4 फैक्टोरियल,
4p1 कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल 1, 4 फैक्टोरियल 24, 4p3, सॉरी ये वाला ये हो जाएगा ऐसे, तो 96 वर्ड्स बन सकते हैं ऐसे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो ना यहाँ पर ये जो आंसर 4 निकल के आया, जैसे देखो इसका आंसर तो 1 ही होगा क्योंकि यहाँ पर फिक्स है भाई, जब भी हम लोग लिखेंगे एम लिखेंगे, बाकी आगे का कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो है एन नहीं आएगा। तो अब जो भी तुम लोग यहाँ पर वर्ड बनाओगे ना, उसमें यहाँ पर कभी ओ आ सकता है, कभी डी आ सकता है, कभी ए आ सकता है, कभी वाई आ सकता है। बस हमारे पास ये 4 ही ऑप्शन है लास्ट वाले जगह को फुलफिल करने के लिए। फर्स्ट वाले जगह को फुलफिल करने के लिए एक ही ऑप्शन है एम, तो एक ऑप्शन का आंसर 1, 4 ऑप्शन का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, और मिडिल वाले को फिलअप करने के लिए 4 जगह है, 4 जगह पे हम लोग जो है फिलअप कितने तरीके से कर सकेंगे, 24 तरीके से, क्योंकि 4 अलग अलग लेटर है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का हो गया 96। ठीक है, 18th नंबर कंप्लीट। अब देखो 19th वाले में क्या बोला है, बोला है the total number of ways in which 6 plus and 4 minus signs can be arranged in a line such that no two minus sign occurs together। तो इस पे हम लोगों ने तो काफी सारा क्वेश्चन किया लास्ट क्लास में, सिस्टर ब्रदर का किया कि कैसे रो में खड़े होके फोटो ले सकते हैं जिसमें 2 सिस्टर्स एक साथ ना हो, ब्रदर सिस्टर का देखा, गर्ल्स बॉयज वाला क्वेश्चन देखा, उसके जगह पे बस यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है और कुछ फर्क नहीं है। तो बोल रहा है 6 प्लस साइंस है। ठीक है, 6 प्लस साइंस है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस साइन हम लोग के पास कितना सारा है, 6 प्लस साइन है, माइनस साइन हम लोग के पास कितना सारा है, 4 माइनस साइन है। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोला है, इस तरीके से हमें अरेंज करना है लाइन में, लाइन में मुझे प्लस माइनस लिख के दिखाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि 2 माइनस साइन एक साथ ना आए। ठीक है, 2 माइनस साइन एक साथ ना आए, तो हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया +2 3 4 5 6, मैंने 6 प्लस साइन लिख दिया। ठीक है, अब अगर सभी प्लस साइन के मिडिल मिडिल में हम माइनस साइन दें, मतलब अगर हम यहाँ माइनस साइन एक देते हैं, यहाँ एक देते हैं, यहाँ एक देते हैं, यहाँ एक देते हैं, देखो तो भी मेरा माइनस साइन एक साथ नहीं आएगा। या फिर ये एक हो गया, या फिर अगर हम ऐसे करें, या फिर हम ऐसे करें, यहाँ एक दे दिया, यहाँ एक दे दिया, यहाँ एक दे दिया, यहाँ एक दे दिया, तो भी होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोग कहाँ कहाँ माइनस साइन दे सकते हैं, हमारे लिए प्लेस अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेसेस देख रहे हो। यहाँ पर अगर हम लोग माइनस साइन को लिखते हैं, जैसे अगर हम माइनस साइन को यहाँ लिख दिए, जैसे देखो ये मैंने ब्लैक से माइनस साइन किया, मैंने यहाँ लिख दिया एक, यहाँ लिख दिया एक, यहाँ एक लिख दिया और यहाँ एक लिख दिया, ऐसे करके काफी सारा ऑप्शंस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इतने सारी जगह पे हम माइनस साइन को जो है पुट कर सकते हैं, तब जाके मेरा 2 माइनस साइन कभी भी एक साथ नहीं आएगा। तो अब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, तो देखो जो प्लस साइन है उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, प्लस साइन के लिए हमारे पास एन जो है वो कितना है, 6 है, और आर जो है वो कितना है, वो भी 6 है। ठीक है, प्लस 6 प्लस साइन को हमें अरेंज करना है, तो 6 का 6 ही हमें जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा एट ए टाइम, तो आर भी जो है 6 होगा, तो ये हो गया 6p6। ठीक है, और बाकी 4 प्लस साइन है, ये हो गया मेरा प्लस साइन का अरेंजमेंट। अब ये देखो ये प्लस साइन वाला हो गया, माइनस साइन का लिख के दिखाते हैं, माइनस साइन में एन कितना है 4। ठीक है, एन मेरा हो जाएगा 4, और आर कितना हो जाएगा, प्लेसेस देखो एक्चुअली यहाँ पर फिर से वही कंफ्यूजन हो सकता है, देखो कंफ्यूजन नहीं मतलब यहाँ पर देख लो कि एन ऑलवेज ग्रेटर देन आर, वो कैसे फुलफिल होता है, हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स मेरे पास -4 है। ठीक है, ये बात सही है, और प्लेसेस मेरे पास कितना अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस में से कोई भी 4 प्लेसेस अगर हम लेते हैं माइनस साइन के लिए तो मेरा चलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि n ग्रेटर देन हमेशा जो है इक्वल r होता है, n ग्रेटर या इक्वल r होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर कैसे सोचना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मेरे पास 4 माइनस है उसको मुझे यहाँ पुट करना है, मुझे ये देखना है कि मेरे पास 7 प्लेसेस अवेलेबल है, वहां पर मुझे ये 4 माइनस साइन कैसे पुट करना है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर लिख भी लेते हो तो हमेशा ध्यान रखो ये पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज ये पॉसिबिलिटीज है, मतलब सोचना है अलग तरीके से। कैसे
कि ये 7 प्लेसेस में 4 जो माइनस साइन है उसको हम लोग कैसे पुट करें, तो ये 7p4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन हमारे साथ जो है एक साथ होना पड़ेगा, तभी तो ये रो में अरेंजमेंट होगा। मतलब 6p6 एंड 7p4 ये पूरा अरेंजमेंट एक साथ होना चाहिए। अब देखते हैं 6p6 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अब आंसर कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये अच्छा नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ नहीं दिखेगा। 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 3, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल मतलब 7 6 5 4 3 बाई 3। अब देखते हैं आंसर कैसे दिया हुआ है। आंसर दिया हुआ है, अच्छा इस तरीके से दिया हुआ है, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 3, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, इसी तरीके से दिया हुआ है। तो अगर सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये फैक्टोरियल साइन है, क्योंकि पहले दिन ही हम लोगों ने पढ़ा था 2 साइन होता है, जबकि हम ये ज्यादा यूज कर रहे हैं, बाकी ये साइन भी होता है। तो हम लोग का ये वाला आंसर 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल ये दिया हुआ है। तो यही पर देखो हमें आंसर मिल गया, इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो रहा है। अगर सॉल्व करने होता तो सॉल्व कर लेते, अगर मान लो वैल्यू में आंसर दिया हुआ रहता तो सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो इसको ना हटा देते हैं, क्योंकि सॉल्व करने का तो जरूरत नहीं है, तो इधर करके क्या करें। अगर एग्जाम में सॉल्व करने जैसा कंडीशन हुआ, मतलब आंसर अगर मेरा डिजिट्स में है, तो फिर तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर 20 नंबर, the number of ways in which the letter of the word mobile be arranged so that consonant always occupy the odd places। ठीक है, तो वर्ड जो है मोबाइल, वर्ड जो है वो है मोबाइल। the number of ways in which the letter of the word mobile be arranged so that consonant always occupy odd places। अच्छा, तो इसमें से vowels और consonant को split करते हैं। ठीक है, तो vowels और consonant को split करते हैं, तो देखते हैं vowels क्या क्या है। m, consonant o, b, i, l, ई। ठीक है, ये 3 और यहाँ पर 3, 3 वावल्स 3 कॉन्सोनेंट। कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट जो है वो ऑड प्लेसेस ऑक्युपाई करे। अब इवन ऑड कैसे समझेंगे, इस पे भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था। तो सारे लेटर्स जब चूज करने तो हमारे पास कितने प्लेसेस हो जाएंगे, एम ओ बी आई एल ई। ठीक है, अब इसमें से ऑड क्या है, तो ये देखो, ये फर्स्ट प्लेस, तो ये ऑड, सेकेंड यानी इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास भी किया था। हाँ, बस वर्ड जो है मोबाइल नहीं था, कुछ और था। ठीक है, वावल्स उसमें था, वावल्स ऑक्युपाई द ऑड प्लेस, यहाँ पर बोला है कॉन्सोनेंट ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस। ठीक है, अच्छा अब ऑड प्लेसेस कितने हैं, तो ऑड प्लेसेस हमारे पास हैं, चेक करते हैं, 1 2 3। ठीक है, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है हमारे पास 3। ठीक है, तो इसका मतलब एन भी 3 आर भी 3, मेरे पास 3 चीज है, 3 कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट में से मुझे तीनों को सिलेक्ट करना है और 3 प्लेसेस में पुट करना है। तो वो कितने तरीके से हो जाएगा, 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, अच्छा अब रहा वावल्स का बात। ठीक है, अब वावल्स कहाँ पर फिर पुट हो जाएंगे, इवन प्लेसेस में ऑटोमेटिकली, क्योंकि टोटल तो 6 प्लेस ही अवेलेबल है, एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक्स्ट्रा प्लेस हो रहा था, तो यहाँ पर उतना नहीं है। तो 3 इवन है, 3 ही ऑड है, तो इवन प्लेसेस 3 है और वावल्स भी बाई चांस 3 है। ठीक है, तो ये हो गया एन भी 3 और आर भी 3, यानी ये भी हो जाएगा 3p3, क्योंकि 3 में से 3 चीजों को लेके सिलेक्ट करके मुझे पुट करना है 3 फैक्टोरियल। अब ये दोनों एक साथ होगा तभी ना सारे लेटर्स को लेके अरेंजमेंट कंप्लीट होगा। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 इंटू 6 36 हो गया। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 20 का ए। ठीक है, 20 का आंसर हो गया ए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन वहां पर एक चीज देखोगे, देखो वहां पर क्या था उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मिल जाता है तो हम दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ पर ऑड प्लेसेस 4 था और मेरे पास जो
एन ऑड प्लेसेस 4, वावल्स 3 था, ठीक है, तो 4p3 आया था। जैसे यहाँ पर जितने ऑड प्लेसेस है उतने सारे ही कॉन्सोनेंट और वावल्स है, 3 ऑड प्लेसेस, 3 वावल्स, 3 ऑड कॉन्सोनेंट और 3 इवन प्लेसेस, ऐसे है। लेकिन यहाँ पर ऑड प्लेसेस में हमें वावल्स को पुट करने बोला था, जबकि वावल्स 3 ही थे, ऑड प्लेस 4 था, तो 4 में से कोई भी 3 जगह ऑक्युपाई करेगा, इसीलिए 4p3 आया था। और कॉन्सोनेंट 5 था, और प्लेसेस 5 कैसे बन गया था, क्योंकि भावल्स जो है वो तो 3 ही प्लेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है, ऑप्शन उसके पास 4 है लेकिन 3 ही प्लेस। जैसे मान लो ट्रेन में चढ़ रहे हो, 4 सीट खाली है, लोग 3 है, तो 3 ही सीट ना ऑक्युपाई होगा, 4 तो ऑक्युपाई होगा नहीं। अब 3 कौन सा लेना है, वो वही है हमारा परमुटेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। तो कॉन्सोनेंट 5, प्लेसेस जो है 5, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये और इसमें ये फर्क है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, बस उसमें और इसमें अलग है, ठीक है। जबकि प्रीवियस क्लास वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड है इससे अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसमें ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक प्लेसेस हमारा बच रहा है, ठीक है। तो 20 हो गया। अब 21, 5 persons आर सिटिंग इन ए राउंड टेबल इन सच ए वे दैट टॉलेस्ट पर्सन, अच्छा ये आ गया मेरा सर्कल वाला, ठीक है, राउंड टेबल यानी सर्कुलर परमुटेशन। तो ये सर्कुलर परमुटेशन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले सर्कुलर परमुटेशन तो हम लोग करेंगे, आज ही करेंगे। उसके पहले हम लोग और एक पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये पढ़ेंगे, ये हेडिंग करना है, परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, जैसे मान लो कि मैंने बोला पुट, ठीक है। इसमें देखो सारे जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, लेटर है, वो सभी ना डिस्टिंक्ट है। पी एक अलग लेटर होता है, यू एक अलग लेटर होता है, टी एक अलग लेटर होता है, ठीक है। तो ये जितने भी तुम लोग को यहाँ पर लेटर दिख रहे हैं, ये हम लोग बोलेंगे ऑल आर डिस्टिंक्ट। इस पे कैसे परमुटेशन होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पे कैसे होता है, हम लोग बोलेंगे, अगर बोला जाएगा कि हमें इससे कितने सारे, ये जो वर्ड है इसका कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो पुट खुद है, एक ये हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग से तो कोई मतलब नहीं है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या सीखा था, एन और आर के बेसिस पे। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है 3 लेटर, और हमें आर मतलब नंबर ऑफ लेटर्स टेकन एट ए टाइम, 3 लेके ही करना है, क्योंकि हमें पूरे लेटर का, पूरे वर्ड का ही अरेंजमेंट करना है। तो 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, ये आंसर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकली लिख के अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर ऐसा कोई वर्ड है जिसमें जिसका जो है लेटर्स डिस्टिंक्ट नहीं है, जैसे कि मान लो माँ, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम लोग माँ ये वर्ड लिखते हैं तो MAA लिखते हैं, तो इसमें देखो ये डिस्टिंक्ट है, बट ये दोनों नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। क्योंकि ए और ए में थोड़ी ना हम लोग कोई फर्क कर सकते हैं, ये अलग लेटर नहीं है। तो इसका कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है, तो प्रैक्टिकली लिख के देखो। एक तो ये माँ वर्ड खुद होगा, एक हो जाएगा ये, ठीक है, और एक हो जाएगा ये, और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस ये 3 ही अरेंजमेंट होगा, और इसको किसी तरीके से नहीं कर सकते। अगर तुम लोग बोलोगे कि ये वाले ए को मैंने यहाँ लिखा था और ये वाले ए को मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है, तो अब हम इन दोनों को घुमा के लिख देते तो भी तो देखने में वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट तो है नहीं कि हम इसको इस तरीके से सोच सके कि भाई ऐसा अलग हो जाएगा। तो इससे कितना सारा अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ, 3 अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ, ठीक है। अब 3 अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ, तो इसमें देखो एन कितना है, एन है हम लोग का 3, लेटर तो 3 ही है भले ही डिस्टिंक्ट ना हो, ठीक है। और आर नंबर ऑफ लेटर्स टेकन एट ए टाइम, 3 ही लेना पड़ रहा है, तो 3p3 करेंगे, तो यहाँ पर तो आंसर मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है। बट मेरा तो अरेंजमेंट प्रैक्टिकली देख रहे 3 हो रहा है, तो 6 तो नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको हम लोग, ये जो 3p3 है ना, ये देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3p3 डिवाइडेड बाई कर देंगे हम लोग 2 फैक्टोरियल, बताते हैं लॉजिक क्या है, 6/2 यानी ये 3 आंसर आ जाएगा। अब ये 2 फैक्टोरियल कैसे आया, हम लोग को काउंट करना है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितना है, नंबर ऑफ सिमिलर लेटर या फिर नॉट डिस्टिंक्ट कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो जितने भी सिमिलर होंगे उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 2 सिमिलर ए है, ठीक है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अगर मान लो 3 होता तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल करते। मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से, इसका परमुटेशन ऐसे होगा, npn डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल, ठीक है, डॉट डॉट करके ऐसे करके चलता जाएगा n फैक्टोरियल तक। मतलब जितने सारे डिस्टिंक्ट जो है नॉट डिस्टिंक्ट वाले होंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, हम दिखाते हैं। फॉर्मूला जो है ये ऐसे, ठीक है, n1 n2 n3 इस तरीके से जाएगा, ठीक है, n1 n2 n3 इस तरीके से जाएगा। अब n1 n2 n3 क्या क्या है, n1 n2 n3 का मतलब हो गया वही नंबर ऑफ, ये जो है n1 n2 n3 ये क्या है, नंबर ऑफ नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये रहा, हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकुलस, ठीक है, एग्जाम्पल 1, कैलकुलस, CALCULUS, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें ढूंढ लेना चाहिए कि डिस्टिंग नॉट नॉट डिस्टिंग कितना है। तो C है, फिर उसके बाद A, L, फिर C है, तो यहाँ कॉमा देके C लिखेंगे, U, L, फिर L मिल गया, फिर U और S, ठीक है। तो C कितना सारा है 2, A कितना सारा है 1, L कितना सारा है 2, U कितने सारे हैं 2, फिर S कितने सारे हैं 1। तो टोटल कितने सारे लेटर हो गए, 2 2 2 6 7 8। चेक करते हैं 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, जिसमें से कुछ डिस्टिंक्ट है कुछ डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, सिंपल बोला था, इस वर्ड से हमें क्या करना है, अलग अलग परमुटेशंस बोल ही दिया है भाई, परमुटेशंस पॉसिबल क्या होगा दिखाओ। मतलब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR, ठीक है। अब इसमें हम लोग का n कितना है 8 है, r कितना है वो भी 8 है, क्योंकि 8 में से 8 ही लेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 8p8। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसमें इसके नीचे और क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होते हुए जाएंगे। तो ऐसे कितने सारे ऑब्जेक्ट है, ये देखो 2, ये n1, ठीक है, ये n2, ये n3, ठीक है। तो n1 कितना है 2 है, n2 कितना है ये भी 2 है, n3 कितना है ये भी 2 है, लेकिन फैक्टोरियल लगना चाहिए, ठीक है, 2 मत लिख दो, फैक्टोरियल लिखना चाहिए। मतलब ये यहाँ पर इसके नीचे ऐसे ना लिख के इसके नीचे ऐसे लिखेंगे, n1 इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8p8, अब n क्या हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आएगा 8 फैक्टोरियल 2 2 2। तो अब देखते हैं ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल है, ऑप्शन सॉल्व करके दिया है, चलो सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो 8 7 6 5 4 3 2, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1 कर लेते हैं, और इसको 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर दिया, तो 2 2 इंटू 2 4 कैंसिल आउट। तो बच क्या रहा है 8 7 6 5 3, 8 7 6 5 3, 5040, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5040 इतने सारे जो है मतलब कैलकुल इतने सारे जो है अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हमारा नॉट डिस्टिंक्ट कुछ मिल जाए तो हमें इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। चलो एग्जांपल 2 देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 17 बिलियर्ड बॉल्स बी अरेंज्ड इफ 7 ऑफ देम आर ब्लैक 6 रेड एंड 4 व्हाइट। अच्छा, तो बिलियर्ड बॉल्स का अरेंजमेंट करना है, अलग अलग कलर का बॉल्स है, ठीक है, चलो देखो कैसे होगा। एग्जाम्पल 2, क्या क्या कलर का बॉल है, व्हाइट है, रेड है और ब्लू है। व्हाइट रेड ब्लू, मेरे पास सारे कलर अवेलेबल है, तो हम बॉक्स को ब्लैक कलर से बनाएंगे। व्हाइट, व्हाइट कलर का है कितना सारा, व्हाइट कलर का है मेरे पास 4, ठीक है। तो 1 2 3 4। अच्छा, और नेक्स्ट देखते हैं,
7 ऑफ देम आर ब्लैक, 7 ब्लैक है, अच्छा ब्लैक कलर भी था, ठीक है 7 ब्लैक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लैक है और कुछ रेड्स था शायद, हाँ 6 रेड। 1 2 3 4 5 6, 6 रेड। अच्छा ठीक है। अब ये बॉल जो है, ये बॉल तो कोई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मान लो कभी बॉल खरीदने गए, क्रिकेट या छोटा बॉल जो बचपन में खेलते होगे कभी भी, या किसी को खेलते हुए देखा होगा, छोटा छोटा बॉल्स, ठीक है प्लास्टिक का बॉल होता है ना, कोई बेच रहा है तो देखोगे, मान लो पीले कलर का उसके पास 6 7 बॉल है, ठीक है, तो क्या उसमें हम लोग डिस्टिंक्ट कुछ ढूंढ सकते हैं? वो तो सभी एक ही जैसा देखने में होगा। जैसे मान लो ब्लू कलर का एक ही जैसा पेन है, ठीक है, जो तुम लोग लिख के क्या बोलते हो उसे, क्या यूज एंड थ्रो वाला पेन होता है ना, तो जो अलग अलग कलर का होता है ना, बाहर पिंक कलर का भी होता है, व्हाइट होता है, ब्लैक होता है। अब मान लो ब्लैक कलर का 8 10 पेन पड़ा हुआ है, तो उसमें कैसे ढूंढोगे कि तुम्हारा पेन कौन सा है? 10 स्टूडेंट का मैंने पेन जो है अपने पास रख लिया, सेम पेन, ठीक है। अब फिर बोलेंगे ढूंढ के बताओ इसमें से तुम्हारा पेन कौन सा है, कैसे ढूंढोगे? जैसे मान लो तुम लोग बुक्स खरीदते हो मार्केट से, सेम टाइप ऑफ बुक्स मान लो 5 6 जन ने खरीद लिया, नाम वाम कुछ नहीं लिखे हो, अब मैंने सभी को एक जगह मिक्सड अप कर दिया, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा खुद खरीदे थे? नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसमें से कोई एक ले लोगे और क्या करोगे? तो वैसे ही यहाँ पर देखो, बॉल्स जो है वो डिस्टिंक्ट थोड़ी ना है, मतलब ये ब्लैक बॉल अपने अंदर डिस्टिंक्ट नहीं है, व्हाइट बॉल अपने अंदर डिस्टिंक्ट नहीं है, रेड नहीं है, लेकिन हाँ एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, रेड है, वो अलग अलग हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कौन सा, मतलब ये सभी ब्लैक बॉल एक ही जैसा होगा, ये सभी रेड बॉल एक जैसा होगा, ये सभी व्हाइट बॉल भी एक जैसा होगा, ये चीज हम लोगों ने जो है प्रोबेबिलिटी में भी देखा था, ठीक है। अब बोल रहा है कि हम लोग इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम लोग का कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गया यहाँ पर 4 6 और 4 10 और यहाँ पर हो गया 17, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम लोग का 17 हो गया। 17 से 17 बॉल लेके ही हमें अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट हो जाएगा हम लोग का 17 P 17। लेकिन इसमें सिमिलर टाइप ऑफ बॉल्स है, जैसे कि ये ब्लैक बॉल्स, ये टोटल रेड बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स, रेड बॉल्स और व्हाइट बॉल्स कितने हैं? 4 फैक्टोरियल, रेड बॉल 6 फैक्टोरियल, और जो ब्लैक वाला है वो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये देखो कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हो गया मेरा 17 फैक्टोरियल, और ये नीचे 4 6 और 7 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर निकालते हैं। 17 फैक्टोरियल मतलब 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 और 7, यहाँ 7 तक लिखेंगे क्योंकि नीचे मुझे 7 फैक्टोरियल मिल रहा है। 6 4 और 7 मिला था। 6 मतलब 6 5 4 3 2 1। 4 मतलब 4 3 2 1, और 7 को 7 ही रखेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो 7 को 7 ही रखा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 7 और 7 कैंसिल आउट कर दिया। अब कैलकुलेशन करते, ये हो जाएगा 24। 24 से ये 12 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब 2 2 के साथ ये कैंसिल आउट कर देते हैं, 8 बच रहा है। और ये 4 और 2 कैंसिल आउट हो गया 8 के साथ, और ये 3 5 और 3 15, ये 15 के साथ ये 15 कैंसिल आउट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर 6 बचा हुआ है। अच्छा तो ये 6 जो है ये चेक करते कितना हो जाएगा। 2 7 2 3, 3 3 9। अब मल्टीप्लाई करके देखते क्या क्या बचा है। 17 7 13 11 10 3 और 8, देखते कितना हो रहा है। 17 7 13 11 10 24 40 84 0 8 0। अच्छा मैंने इतना बड़ा सॉल्व तो कर लिया, पता नहीं सॉल्व में आंसर था भी कि नहीं, चलो देखते हैं।
हाँ था 40, 84, 0, 8, 0, ठीक है। सॉल्व तो देखो नॉर्मल बात है, ये करना पड़ेगा हमें, ठीक है, सॉल्व तो आना चाहिए हमें, कैलकुलेटर के यूज से करना पड़ेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3। अच्छा एग्जाम्पल 3, इसको हम लोग, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसमें ये बाद में करेंगे, ये देखो कॉम्बिनेशन आ गया। एग्जाम्पल 5, ये भी ये सब कॉम्बिनेशन आ गया, एक्चुअली मिक्सड अप करके दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वो कर लेते हैं। 5C नहीं, यहाँ पर नहीं, 5D में है, थोड़ा इधर उधर करके दिया है, 5D वाला कर सकते हैं। 5D एक्सरसाइज 5D, देखो इसमें बोला है द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकाटा एंड अमेरिका आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट। तो कैलकाटा और अमेरिका को हमें अरेंज करना है जितने सारे पॉसिबल वे हो सकते हैं, और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें उसका रेशियो निकालना पड़ेगा अरेंजमेंट का, ठीक है। तो कैलकाटा, तो कैलकाटा में इसमें देखते हैं CAL, फिर CUTTA, ठीक है। तो ये टू लेटर 1 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। और अमेरिका AMERICA, बस इसमें यही डिस्टिंक्ट था, नॉट डिस्टिंक्ट था। 1 1 1 1, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया 7। अच्छा अब अरेंजमेंट करते हैं, तो कैलकाटा का क्या हो जाएगा, कैलकाटा के केस में हो जाएगा, पीछे ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तो बाकी अमेरिका वाला होगा नहीं। कैलकाटा वाला अरेंजमेंट, कैलकाटा का अरेंजमेंट इज टू अमेरिका का करना, तो कैलकाटा का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 8P8 डिवाइडेड बाई जितने भी नॉट डिस्टिंक्ट है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अमेरिका का हो जाएगा 7P7 और 2 फैक्टोरियल, 7P7 और ये हो गया 2 फैक्टोरियल। तो 8P8 मतलब 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 7 8 7 मतलब 7 फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा, अब 8 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, और इधर 2 2 2 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 2 × 1, और ये वाला हो जाएगा 7 6 5 4 3 2, और नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच रहा है 8 7 6 5 3 50 40 is 2 7 6 5 4 3 2520। क्या ये 2 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, देखते हैं, हाँ आ रहा है, मतलब 2:1 रेशियो हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या था, 2:1, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा ये मैंने इतना बड़ा कैलकुलेशन किया, इसके जगह एक तरीके का कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके बाद, इस लाइन के बाद, क्योंकि देखो ये हमारा कैसा है, इस टू है, इस टू मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं 8 फैक्टोरियल, और 2 2 2 फैक्टोरियल मतलब 8 हो जाएगा, कैलकुलेशन करके देखो ना, 2 × 1 2 × 1 2 × 1 2 × 1। अब ये इस टू 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, अब इसको फिर से स्प्लिट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब 8 फैक्टोरियल/8 × 2/7 फैक्टोरियल, तो देखो कितने आसानी से हो जाएगा, ये 4 हुआ, 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 7 फैक्टोरियल, 7 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 8 4 2 8 मतलब 2:1, सिंपल 2:1 हो जाएगा।
तो इतना बड़ा कैलकुलेशन में हमें जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग रेशियोज कर चुके थे। ठीक है, तो रेशियोज जो है डिवाइड फॉर्म तो ऐसे होता है। ठीक है, और अगर किसी ने नहीं किया है तो बाद में करोगे। तो ऐसे भी देखो, ये तो नॉर्मल जो है हम लोग का इस टू जो डिवाइड होता है, ये तो हम लोग नॉर्मल स्कूल में भी सीखते ही हैं। ठीक है, तो नया तो कुछ है नहीं। 8 फैक्टोरियल बाई 8 इज टू 7 फैक्टोरियल बाई 2। अब इसको ऐसे कर लोगे तो बहुत ही आसानी से 2:1 जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का हो गया बी। अच्छा, बस ये जो पॉइंट हम नॉट डिस्टिंक्ट वाला, ये वाला जो पॉइंट है, इस पे जो क्वेश्चंस मिला अभी फिलहाल वो हम लोगों ने किया, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, कुछ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी है। अब हम लोग सर्कुलर परमुटेशन को करेंगे, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन जैसे कि हम पहले एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे मान लो ये एक गोल टेबल लगा हुआ है और इसके साइड में 3 चेयर लगा हुआ है। ये यहाँ एक चेयर है, यहाँ एक चेयर है और यहाँ एक चेयर है। ठीक है, अब 3 लोग जो है बैठने का सोच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मान लो पहला ये ए, इनका नाम दे देते, बी इनका नाम दे देते, सी। तो पहले बोला गया कि ए आप जाइए, आप इसमें बैठ जाइए। ठीक है, इसमें से कोई भी एक चेयर ऑक्युपाई करके बैठ जाइए। ठीक है, अब ए सोच रहा है यहाँ बैठे, यहाँ बैठे या यहाँ बैठे। अब देखो ए कहीं पर भी बैठे उसके लिए बात बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई रो फॉर्म में तो चेयर लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बैठने से फर्स्ट, यहाँ बैठने से सेकंड, यहाँ बैठने से थर्ड होगा, या ये मिडिल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सर्कुलर है। अब ये अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो ये मेरे लिए फर्स्ट होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि मैंने जो सोचा वो कोई और सोचे। कोई ऐसे भी तो सोच सकता है 1 2 3, तो वो उसके लिए थर्ड हो जाएगा। अगर कोई सोचेगा 1 2 3, तो ये वाला प्लेस उसके लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सर्कुलर के केस में हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा चेयर फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। ये तो हम लोग बोल नहीं सकते। मतलब सीधा बात है कि पहला जो पर्सन जो खाली जगह पे ऑक्युपाई करेगा, खाली सर्कुलर जगह पे जाके बैठेगा चेयर ऑक्युपाई करके, उसके लिए तीनों चेयर के लिए बात बराबर है। ठीक है, अब वो उसको दिमाग में 1 सोचे, 2 सोचे या 3 सोचे, बात तो बराबर है। कोई इसको 1 सोचेगा, कोई 2, कोई 3 ऐसे सोच सकता है। मतलब इनके लिए सारे ऑप्शंस बराबर हो जाएंगे। यहाँ बैठने का मतलब भी जो है, यहाँ बैठने का मतलब यहाँ। लेकिन अगर रो फॉर्म होता है तो बात ऐसा नहीं होता है। रो फॉर्म में अगर मिस्टर ए इधर बैठ रहे हैं तो बात अलग है, इधर बैठ रहे हैं तो बात अलग है, इधर बैठ रहे हैं तो बात अलग है। ठीक है, तो अलग कंडीशन होगा। तो यहाँ पर देखो अलग अलग बात हो जाएगा। तो इनके पास कितना वेज हो गया? इनके पास जो है, इनके पास ओनली 1 वे है। ठीक है, 1 वे। ठीक है, एक ही तरीका है ये तीनों चेयर को ऑक्युपाई करने का। ठीक है, इनके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इनके लिए बात बराबर होगा। अब मान लो ए यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है, बाकी 2 जगह जो बचा, अब मान लो बी को बोला जा रहा है अब ये दोनों में से कोई भी एक जगह सिलेक्ट करो। अब बी के लिए ना 2 ऑप्शंस होगा। ठीक है, जैसे ए के लिए सारे ऑप्शंस बराबर है, 1 वे या फिर 1 ऑप्शन बोल सकते हो, क्योंकि कहीं पर भी बैठे उनके लिए बात बराबर है। लेकिन बी के लिए बात बराबर नहीं है। बी अगर इधर बैठते हैं तो वो ए के कौन से साइड में बैठ रहे हैं? ए के राइट साइड में। अगर इधर बैठते हैं तो वो ए के लेफ्ट साइड में बैठ रहे हैं। तो उनके पास चॉइस आ जाता है कि वो ए के राइट में बैठना चाहते हैं कि लेफ्ट में। तो 2 चॉइस है। ठीक है, अब जैसे मान लो बी ने ये प्लेस ऑक्युपाई कर लिया, अब सी के पास क्या बचा? सी के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उनको यही वाला जगह पे बैठना है। तो एक ही तरीका है या फिर एक ही ऑप्शन है, बैठना है तो इधर बैठना पड़ेगा। अब ये सारे ऑप्शंस को अगर हम लोग, क्योंकि जो हम लोग का परमुटेशन है वो तो ऑप्शन से ही बनता है ना, तो ये देखो ऑप्शन या फिर वे आउट। ठीक है, तो 1 × 2 × 1, इतने सारे वे आउट, मतलब 2 तरीका है ये पूरे जगह को ऑक्युपाई करने का। ठीक है, तो अब देखो अगर यही वाला हमारा रो में होता, यही वाला कंडीशन अगर हमारा रो वाला कंसेप्ट होता, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बोलते ना कि एन नंबर ऑफ पर्सन कितना, 3, 3 में से हमें तीनों को 3 जगह पे बैठाना है। अगर ये रो वाला कंडीशन होता तो वो भी 3 हो गया, तो 3p3 तरीके से, यानी कितना
कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीका होगा। कैसे देख लो चेक करके, मान लो ये 3 प्लेसेस है, यहाँ पर हम लोग ए बी सी को कैसे पुट कर सकते हैं, ए बी सी, ए सी बी, ठीक है, बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए, सी ए बी, ठीक है, हो गया 6 तरीका, 6 तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही तरीका होगा, ठीक है टोटल। अब इसको फॉर्मूले में कैसे डालेंगे, यहाँ पर भी n कितना है, नंबर ऑफ पर्सन 3, 3 में से 3 लोगों को मुझे बैठाना है, तो r भी मुझे कितना लेना पड़ेगा, r भी मुझे 3 ही लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल ये होता है, तो n कितना है 3 माइनस 1 यानी ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आर देने का जरूरत होता नहीं है, ये सर्कुलर परमुटेशन में सिर्फ एन से फॉर्मूला बनता है, तो ये आंसर 2 आया, और 2 क्यों हुआ वो मैंने बताया, ठीक है। कि जो 3 में से जो पहला पर्सन और आखिरी पर्सन होगा उनके लिए एक एक ऑप्शन ही बच रहा है, ठीक है। बाकी मिडिल वाले जो भी होंगे उनके लिए काफी सारे ऑप्शंस बचेंगे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर 3 लोगों का दिया, अगर तुम लोग 4 लोगों का लेते हो, जैसे मान लो 4 चेयर है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोग है, ए बी सी डी, ठीक है, ये देखो ये 4 लोग है, ए बी सी डी, तो ए के लिए ना पहला, अगर ए को पहले चूज करने के लिए बोलेंगे तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो कहीं पर भी बैठे उसके लिए बात बराबर है, और आखिर में अगर डी को भेजेंगे तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचेगा जो वो ऑक्युपाई करेगा। अब ये बी सी के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे पता है, जैसे मान लो ए पहले यहाँ पर बैठ गया, फिर बी को भेज रहे, बी के लिए कितने सारे ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, अब बी मान लो यहाँ बैठ गया, सी के लिए कितने सारे ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, डी के लिए, अब सी मान लो यहाँ बैठ गया, डी के लिए एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 हो गया। अब इसको फॉर्मूला में डाल के देखो, n माइनस 1 फैक्टोरियल सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला, n मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर टोटल कितने पर्सन है, 4 पर्सन है, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सर्कुलर परमुटेशन को बोल सकते हैं। सर्कुलर परमुटेशन में n से फॉर्मूला बनेगा और n माइनस 1 फैक्टोरियल करने से जो आंसर आएगा वही होगा। इसको हम थोड़ा सा और भी डिटेल्स में बता देते हैं। देखो यहाँ पर हम और एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल्स बना लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसे पुट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए सी बी, यहाँ पर लिख दिया ए बी सी, यहाँ पर लिख दिया ए बी सी, ए बी सी, सी बी ए, बी सी ए, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 सीट में ए बी सी को अलग अलग तरीके से बैठाया, ठीक है। ये देख लो, मैंने पहले ए को इस सर्कल में, देखो ए को मिडिल में रखा, फिर ए को यहाँ शिफ्ट किया, मतलब ए इधर शिफ्ट हो गया, सी उसके बाद बी, ऐसे करके मैंने अलग अलग शिफ्टिंग में जो जितना भी पॉसिबल जो है अरेंजमेंट हो सकता है मैंने कर दिया, कि ए मिडिल में बैठेगा, ए इधर बैठेगा, ठीक है, इस तरीके से ए इधर बैठा तो बी इधर, सी इधर, ए इधर था तो सी इधर, बी इधर, ऐसे कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग इस सारे सर्कल्स को नाम दे देते, इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, और ये 4 5 और 6। अब यहाँ पर एक चीज देखो, पहले 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 सर्कल से मेरा क्वेश्चन है, हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज लेफ्ट ऑफ ए, और हु इज राइट ऑफ ए, ठीक है। पहले वाले सर्कल में ए के लेफ्ट में कौन है, ए के राइट में कौन है, ये आंसर हमें चाहिए। फिर हु इज, सेकेंड वाले सर्कल में हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हम सभी ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक के रेस्पेक्ट में हम लोग इस चीज को जज कर सकते हैं। हु इज राइट ऑफ ए, फिर थर्ड वाले सर्कल में हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए। फोर्थ में सेम क्वेश्चन, हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए। फिफ्थ वाले में भी सेम क्वेश्चन रेज करेंगे, हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए। सिक्स्थ में हु इज लेफ्ट ऑफ ए, हु इज राइट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो आंसर लेते हैं, चेक करो।
पहले वाले सर्कल में ए ऐसे बैठा है, ठीक है, ए ऐसे बैठा है, तो ए का, क्योंकि देखो हम हमारे साथ फेस टू फेस है ना, जो लॉजिकल रीजनिंग किए थे उसका याद करो, फेस टू फेस है, तो ये उसका कौन सा हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड होगा, और ये उसका कौन सा होगा, राइट हैंड होगा, क्योंकि हम लोग अभी राइट हैंड से लिख रहे हैं, तो ये हो गया, तो लेफ्ट। और इसका मतलब जो राइट, ए के राइट साइड में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो लेफ्ट में कौन है, बी है, तो पहला आंसर क्या आ गया, सी और बी, ठीक है, लेफ्ट ऑफ ए आंसर हो गया। हु इज लेफ्ट ऑफ ए, अच्छा ये मेरा राइट है, ये लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ ए बी हो जाएगा, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया, लेफ्ट में बी है, राइट में सी है, ठीक है। अच्छा अब ये वाले सर्कल का देखते हैं, तो ए ऐसे बैठा है, ठीक है, ए अगर ऐसे बैठा है तो इसका मतलब ये हैंड उसका क्या हो जाएगा, राइट, और ये हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो राइट में कौन बैठा है, राइट में बी बैठा है, ठीक है, और लेफ्ट में कौन है, सी है, इसका मतलब कोई भी एक निकालेंगे तो बाकी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये फिर से राइट और ये हो गया लेफ्ट, तो राइट में कौन है, सी है, ठीक है, राइट में सी है, लेफ्ट में कौन है, बी है। अब यहाँ पर ये देखो, अब इसमें ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, तो लेफ्ट में सी है और राइट में बी है। अच्छा ऐसे देखते हैं, ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे कोई बैठा है तो ये उसका राइट हैंड है, ये उसका लेफ्ट हैंड है, तो राइट में बी है तो लेफ्ट में सी है। अच्छा फिर यहाँ पर ए ऐसे बैठा है, ठीक है, तो सेम वही, ये राइट हैंड, राइट में सी है और लेफ्ट में बी है। अब देखो कुछ सिमिलर चीज हमें मिलेगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लेफ्ट में बी और भी जगह पे मिलेगा, देखो लेफ्ट में बी, और ये देखो लेफ्ट में बी, और जहां लेफ्ट में बी है राइट में वहां सी है, ये देखो, ये देखो, तो इसका मतलब सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 6 जो है वो एक ही प्रेजेंटेशन दे रहा है, और बाकी देखो सिमिलर है, ये देखो लेफ्ट में सी, 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 और राइट में बी, बी और बी, तो सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 4 और सर्कल नंबर 5, ठीक है, 2, 4 और 5, आई थिंक, देखते हैं एक सेकेंड रुको, 1, 3 और 6 और 2, 4 और 5, हाँ, तो ये सेम अरेंजमेंट दे रहा है, और हम लोग परमुटेशन में पढ़ चुके हैं, अगर सेम अरेंजमेंट हुआ तो उसे हमें एक ग्रुप मानना चाहिए, तो ये तीनों मिला के एक ग्रुप, ये तीनों मिला के एक ग्रुप, तो आंसर हो गया 2। तो हमें दो चीजों का अरेंजमेंट करना है, दो चीजों का अरेंजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2p2 तरीके से, यानी 2 फैक्टोरियल, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। तो ये तीन लोगों को अगर मुझे सर्कल में बैठाना है तो मेरा सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, n-1 फैक्टोरियल यानी 3-1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल यानी 2 हो गया। तो ये एक तरीका है समझाने का, ये दूसरा तरीका है समझाने का, तो मैंने दो तरीके से सर्कुलर परमुटेशन को समझाने का कोशिश किया, ठीक है। अब हम लोग सर्कुलर परमुटेशन का जो है क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। ये आ गया सर्कुलर परमुटेशन, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, इसके आगे का सारा क्वेश्चंस किया हुआ है। सर्कुलर परमुटेशन में ये देखो, हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन सीट एट ए राउंड टेबल फॉर ए ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन करने के लिए चार लोग राउंड टेबल में कितने तरीके से जो है बैठ सकते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल 1, ठीक है, तो सर्कुलर परमुटेशन है, 4 पर्सन को हमें बैठाना है, ठीक है, ये राउंड टेबल के इर्द गिर्द चेयर लगा हुआ है, हमें उनको जो है ये बताना है कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, तो n4 है, 4-1 फैक्टोरियल, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे 3 फैक्टोरियल यानी आंसर हो जाएगा 6, 6 तरीका हो सकता है। कैसे होगा देखो, पहले वाले पर्सन पर्सन के लिए ऑप्शन एक ही होगा, देखो जैसे प्रैक्टिकली समझना है तो चार लोग हैं, पहले ये जा रहे बैठने के लिए, उनके लिए सारे चेयर बराबर है, एक ऑप्शन, आखिर वाले ये होंगे तो इनके लिए भी एक ही ऑप्शन, और बीच के जो दो है उनके लिए कितना ऑप्शन, जो सेकंड में जाएगा उनके लिए 3 ऑप्शन, और जो थर्ड में जाएगा उनके लिए 2 ऑप्शन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को ये क्वेश्चन करके भी दिखाया, तो 6 आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये एग्जाम्पल 1 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 6 वेज, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये एग्जाम्पल, ये ड्रॉट ये कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, और कौन सा एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल 3 कर चुके हैं, ये सब सर्कुलर नहीं था, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 ये भी हो चुका है, 6 नंबर भी कर चुके हैं हम लोग, 7th कंप्लीट, 8, हाँ ये वाला 9th नंबर, ठीक है, 9th नंबर एग्जाम्पल 9,
ये बाकी था एग्जाम्पल 9, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल, 8 लोग राउंड टेबल में कैसे बैठ सकते हैं। तो n 8 हो गया, n-1 फैक्टोरियल यानी 8-1 फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल, तो 5040, 7 फैक्टोरियल का आंसर होता है। याद था तो मैंने लिख दिया 5040। अच्छा, इन हाउ मेनी केसेस विल 2 पर्टिकुलर पर्सन सीट टुगेदर, बोल रहा है ऐसे कितने सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर 2 पर्टिकुलर पर्सन एक साथ बैठेंगे, ठीक है। तो टोटल लोग 8 है, ठीक है। तो ये राउंड टेबल वाला क्वेश्चन है, तो ये 8 जगह बनाते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा जगह कम पड़ गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 जगह हो गया। अब 8 लोग है, तो लोग 8 है, मान लो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, पर्सन 7, पर्सन 8, ये 8 लोग है, अलग अलग 8 लोग है। अब बोल रहा है कि 2 पर्टिकुलर लोग हमेशा एक ही साथ बैठेंगे, तो 2 पर्टिकुलर लोग मान लो वो कैसे बैठ सकते हैं, वो आइदर ये 2 जगह पे बैठ सकते हैं, या फिर ये 2 जगह पे बैठ सकते हैं, या फिर ये 2 जगह पे, 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 या फिर ये 2 जगह पे। इतने सारे ऑप्शंस हैं उन लोगों के पास एक साथ बैठने का, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब रेस्ट्रिक्शन हो गया, देखो 2 लोग एक साथ ही बैठेंगे, मतलब रेस्ट्रिक्शन हो गया, जो रो वाला परमुटेशन हम लोगों ने किया था उसी के तरह ही हमें सोचना है। तो देखो 8 पर्सन, उसमें से 2 पर्सन पे रेस्ट्रिक्शन है, तो 2 हमेशा टुगेदर बैठेंगे, तो ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया। रेस्ट्रिक्टेड को हमें ग्रुप में एक मानना है। बाकी बचे कितने, 8-2, बाकी बच रहे हैं 6 जो कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं, उनको कहीं पर भी बैठाओ, उनके आसपास कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 6, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट 7 हो गया, टोटल अरेंजमेंट 7 हो गया। लेकिन ये सर्कुलर परमुटेशन है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे होगा, तो n का वैल्यू 7 होने से 7-1 फैक्टोरियल करके होगा, 7-1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल होगा। 6 फैक्टोरियल का जो आंसर है वो होता है 720, चेक करके देख सकते हो। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 इंटू 6 करोगे तो 720 आ जाएगा। अब ये जो 2 पर्टिकुलर पर्सन है, मान लो वो है P2 और P3, ठीक है, ये दोनों हमेशा एक साथ बैठेंगे, तो P2 P3 कितने तरीके से बैठ सकते हैं, देखो वो ऐसे भी बैठ सकते P2 P3 करके, अगर यहाँ पर बैठना चाहते, या फिर ऐसे ही बैठ सकते P3 इधर और P2 इधर, ठीक है, तो उनमें ये इंटरचेंज आराम से हो सकता है। तो ये 2 तरीके से होगा, ठीक है, ये इंटरचेंज हमारा यहाँ पर 2 तरीके से होगा। तो वो 2 तरीका देखो, उसमें सर्कल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2 जगह पे बैठना कोई सर्कल को थोड़ी ना बता रहा है, ऐसे करके बैठना सर्कल को बता रहा है, ठीक है। तो उसमें डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, 2p2, क्योंकि वो दोनों अगर बैठ रहे हैं तो वो रो ही दिख रहा है, ठीक है। तो उन दोनों का अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, 2p2, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट हम लोग का हो जाएगा, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 2p2, तो ये हो गया 720 इंटू 2, मतलब 1440, इतने तरीके से हो सकता है, ठीक है, इतने तरीके से हो सकता है। चलो देखते हैं आंसर, 1440 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इन्हें रो ये वाला भी कर चुके थे, ठीक है, ये हो चुका था, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 5B का, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म ए रिंग, एक्सरसाइज 5B। 7 गर्ल्स रिंग बना सकते हैं, मतलब सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। तो n 7, आंसर क्या हो जाएगा, 7-1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल, जो कि 720 होना चाहिए। इतने सारे तरीके से हो सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 5B का ही जो बाकी था वही हम लोग कर रहे हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सीट इन ए राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज में सीट टुगेदर, अभी अभी किया, ठीक है। 7 बॉयज यहाँ पर लिखते हैं, 2 रेस्ट्रिक्टेड और 5, क्योंकि 7-2 करेंगे तो 5 हो जाएगा नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो इन दोनों को एक मानना है, ये 5 ही रहेगा, यानी 6, टोटल अरेंजमेंट 6।
टोटल अरेंजमेंट 6 हो गया, ठीक है। तो n इक्वल टू 6 हो गया, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल करने से आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल यानी 120। और ये दो जो पर्सन है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। अभी जो एग्जाम्पल वाला किया ये सेम है, बस यहाँ पर 8 लोग थे, यहाँ पर 2 लोग का बात आ रहा है। तो 120 इंटू 2p2, तो ये हो गया 120 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 240, ठीक है 240। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, 3 भी तो होगा, 3 के बाद 4 करेंगे। हाँ, ये वाला 15 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस, देन द नंबर ऑफ वेज इज। बोल रहा है कि अगर अलग अलग 50 जो है ज्वेल्स है, मतलब वही बीड्स, ठीक है, मोती वगैरह मान लो, पर्ल वगैरह मान लो। तो अगर 50 जो है अलग अलग पर्ल्स है जिसे हम लोग नेकलेस बनाएंगे, तो नेकलेस बनाने से वही सर्कुलर फॉर्मेट तो कितने तरीके से हो सकता है। तो सर्कुलर परमुटेशन में देखो एन कितना दिया है 50 अलग अलग ऐसे बीड्स है, ठीक है, उससे हमें क्या करना है, नेकलेस बना के देना है, ठीक है, नेकलेस बना के देना है, तो वो इस सर्कल में ही बनेगा। तो 50 हो गया, तो आंसर क्या होना चाहिए, ये देखो आंसर होना चाहिए n-1 फैक्टोरियल। इसका अरेंजमेंट इतने तरीके से होगा 50-1 फैक्टोरियल यानी 49 फैक्टोरियल। बट ये गलत होगा, क्यों गलत होगा, आंसर एक्चुअली सही वाला है ये, हाफ डिवाइडेड बाई 50, मतलब ये वाला आंसर है, सॉरी ये वाला आंसर है, ठीक है। हाफ एक लगेगा इसमें, क्यों लगेगा, मेरा आंसर कितना है 49, बट ये सही नहीं है, इसमें एक हाफ लगेगा, मतलब आंसर होना चाहिए ये वाला, हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो हाफ एक्स्ट्रा लग रहा है, और यहाँ पर ये 50-1 करके 49 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाफ कहाँ से आया वो हम बता रहे, ये गलत है, ठीक है, ये सही होगा। ये हाफ कहाँ से आ रहा है वो हम बता रहे। जैसे देखो, जब हम लोग कोई नेकलेस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो नेकलेस को अगर हम लोग फ्लिप कर देते, फ्लिप करने का मतलब मान लो हम 4 बीट से बता रहे, एक ये पिंक वाला कर दिया, 4 मोती लगा रहे, ठीक है, एक व्हाइट कलर का मोती हो गया, ठीक है, एक ये जो दिखेगा वही कलर का यूज कर रहे, चलो ये ब्लू हो गया, और एक ये रेड हो गया, ठीक है। इससे हम लोग बना रहे मान लो नेकलेस, मेरे पास 4 बीट्स है, जैसे यहाँ पर 50 बीट्स बोला है, ये सर्कल जैसा कर दिया मैंने, ये नेकलेस हो गया। अब इसको अगर हम पलट के पहनते हैं, फ्लिप करना, ठीक है, फ्लिप कर रहे हैं मतलब ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो घुमाने से क्या होगा, घुमाने से देखो ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला इधर आ जाएगा, रेड इधर आ जाएगा, और ये पिंक इधर रह जाएगा, और ये ब्लू इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको फ्लिप कर देते हैं तो ये दोनों में चेंज होगा, बाकी चेंज लेकिन नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली बात क्या हुआ कि अगर हम लोग नेकलेस को घुमा के पहने ना, तो अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर नेकलेस को हम लोग घुमा के पहने, अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं दिखेगा, देखो ये बस ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों फिक्स रहेगा, अगर ऐसे फ्लिप करते हैं, और अगर ऐसे करते हैं तो फिर 2 बीट्स फिक्स रहेगा, बाकी 2 में चेंजेस दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, ये चीज यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ये देखो, हाँ ये वाला, these arrangements are such that every person has got the same two neighbors, the only change is that right side neighbor and vice versa। मतलब बोल रहा है कि जब हम लोग सर्कुलर परमुटेशन में अरेंजमेंट करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर अभी किया ना, यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ, ये समझो, लाइन बोल रहा है कि एवरी पर्सन हैज गॉट द सेम टू नेबर, ठीक है, हर एक पर्सन का सेम टू नेबर है। तो मैंने यहाँ पर जो है बीट से एग्जांपल दिया, तो देखो ये जो पिंक कलर का है इसका नेबर क्या था, व्हाइट और रेड, यहाँ पर भी व्हाइट और रेड हुआ, व्हाइट रेड ही रहा, बस लेफ्ट राइट में चेंज हो गया, देखो यहाँ पर वही बोल रहा है, द ओनली चेंज इज दैट राइट साइड नेबर एंड वाइस वर्सा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। देखो यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन में अगर हम लोग नेकलेस को फ्लिप कर देते हैं, तो जो पिंक का नेबर व्हाइट था, देखो पिंक का जो नेबर था वो व्हाइट था, वो व्हाइट ही रहा,
पिंक का नेबर व्हाइट रहा और रेड रहा, यहाँ पर भी वही है, बट लेफ्ट और राइट में चेंजेस हो गया। सेम तरीके से ब्लू का नेबर व्हाइट और रेड वही रहा, यहाँ पर भी देखो वही चेंजेस है। अच्छा, और देखो व्हाइट का नेबर कौन था, पिंक और ब्लू, देखो यहाँ पर भी वही पिंक और ब्लू रहा, बस लेफ्ट राइट में चेंज हुआ, ठीक है। रेड का नेबर कौन था, पिंक और ब्लू, देखो रेड का नेबर पिंक और ब्लू है, बस लेफ्ट राइट में चेंज हुआ। अगर ऐसा होता है, thus the number of ways of arranging n persons along a round table so that no person has the same two neighbor is this one, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन पर्सन, यहाँ पर बीट्स बोला है, एन पर्सन को अगर हम लोग राउंड टेबल में अरेंज करना चाहते हैं ताकि कोई भी पर्सन का सेम टू नेबर्स ना हो, तो वो कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, बोल रहा है कि वो हाफ इंटू एन माइनस वन अरेंजमेंट हो सकता है। ये देखो हाफ इंटू एन माइनस वन अरेंजमेंट हो सकता है अगर हमें सेम नेबर नहीं चाहिए। मतलब ये हो जाएगा, अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते, 4 मोती है, 4 माइनस 1, ये देखो हाफ इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना आंसर आएगा, 3 2 1, ये 2। मतलब 3 तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है इसमें, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। कैसे हो सकता है, जिसमें मेरा नेबर्स एक जैसा ना हो, तो हम लोग और क्या ऑप्शन ले सकते हैं। अगर मान लो इधर व्हाइट ले लिया, मतलब ये कॉम्बिनेशन को ही हमें चेंज करना पड़ेगा, इधर व्हाइट ले लिया, मतलब एक्चुअली देखो ये, और अगर हम नहीं भी लिखे तो भी तुम लोग समझ जाओगे कैसे। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा था, पोजीशन चेंज करने से लेफ्ट राइट जो है वही चेंज हो रहा है, बाकी लेकिन अरेंजमेंट हमारा सेम रह रहा है, तो आधा हुआ ना। ये देखो 1 + 1 2, ठीक है, मतलब ये 3 एक जैसा और ये 3 एक जैसा हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, देखो यहाँ पर मोती का पोजिशन चेंज जब तक नहीं करेंगे, ये देखो अगर हम यहाँ व्हाइट लिखते हैं, यहाँ पर मान लो पिंक लिख दिया, या फिर इधर पिंक लिख दिया, या फिर पिंक की जगह कुछ और कलर ले लेते, चलो कुछ और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले भी पिंक लिया था, चलो अब व्हाइट के यहाँ पर रेड ले लेते हैं, ठीक है, रेड, जो कि पहले नहीं था। और क्या ले सकते हैं, पिंक, यहाँ पर पिंक ले लिया, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ब्लू ले लिया। अब ये बन गया नेकलेस, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसमें अगर इंटरचेंज फ्लिप करेंगे ना तो वो लेफ्ट राइट ही चेंज होगा, बाकी सब लेकिन चेंज नहीं हुआ, जैसे इसका मैंने दिखाया, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, देखो लेफ्ट राइट चेंज हुआ, लेकिन नेबर वही है, सेम नेबर है, ठीक है, नेबर वही है, सेम नेबर है, ठीक है। तो ऐसा ना 3 ऐसा सर्कल बन सकता है, ठीक है, जिसमें मतलब हम लोग बीट्स का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सर्कल बनाए ना, जैसे यहाँ पर मैंने पिंक दिया, अब यहाँ पर व्हाइट दिया, अब यहाँ पर और क्या दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, और एक बार पिंक दे सकते हैं। ऐसा करके हमारा 3 तरीके का ही बन सकता है जो कि डिस्टिंक्ट होगा। बाकी इसमें चेंज करोगे तो सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होगा, फ्लिप करोगे तो उसमें फॉर्मूला हम लोग का इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखो, हेंस द नंबर ऑफ नेकलेस फॉर्म्ड विद n बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, अलग अलग कलर का अगर हम लोग नेकलेस बना रहे हैं, उसमें जितने भी बीट्स है उसका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो नेकलेस के केस में गार्लैंड का, गार्लैंड बना रहे मतलब फूल का माला, तो उसमें भी यही वाला जो है फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये जो नेकलेस वाला कंडीशन है उसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और सिर्फ राउंड टेबल वाला जो है उसमें n-1 फैक्टोरियल, वो भी लॉजिकली बता। और ये जो लिखा हुआ है कि अगर हम लोग ऐसा अरेंजमेंट चाहते हैं जहां पर कोई भी पर्सन हमारा सेम नेबर ना हो, तो उसमें भी यही वाला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेम नेबर ना हो, अलग अलग नेबर हो, मतलब ये देखो सेम नेबर नहीं होना चाहिए। जैसे ए का नेबर बी सी है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो ए का नेबर बी सी है, यहाँ पर भी, मतलब लेफ्ट राइट में देखेंगे तो सेम हो रहा है ना, इसीलिए एक्चुअली तो 2 ही तरीके का अरेंजमेंट हुआ, 1 3 6 एक जैसा है, 2 4 5 एक जैसा है, ठीक है। तो उसमें भी यही आंसर होगा, तो इसको भी अगर देखेंगे तो उस तरीके से ही आंसर आएगा हम लोग का। तो अगर मुझे नेकलेस बोला, गार्लैंड बोला, ठीक है, बीड्स यूज करके, तो हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल करना है। सिर्फ राउंड टेबल यानी सर्कल का बोलेगा तो फिर हमें n-1 फैक्टोरियल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस में आ जाते हैं जो हम लोग कर रहे थे। ये थर्ड नंबर हो गया, अब बचा फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर वाला करते हैं हम लोग का, ये कंप्लीट होगा। फोर्थ नंबर में बोल रहा है 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल, can be seated at a round table so that any two and only
टू ऑफ द लेडीज सीट टुगेदर द नंबर ऑफ वे, बोल रहा है कि हमें इस तरीके से, चलो ये पहले करते हैं, 3 लेडीज हम पहले ऐसे बना लेते हैं। तो कितना प्लेसेस चाहिए बैठने के लिए, 3 3 6 लोग हैं, 3 लेडीज 3 जेंट्स, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, 3 लेडीज है, तो इसका हम नाम दे देते हैं 3 लेडीज का, लेडीज 1 लेडीज 2 लेडीज 3। अब क्या करना है, बोल रहा है ये 3 लेडीज में से कोई भी दो, एंड वो सिर्फ वही दो एक साथ बैठनी चाहिए, ठीक है, कोई भी दो हम लोग ले सकते हैं। तो 3 में से कोई भी दो, यानी लेडीज 1 और लेडीज 2 अगर लेते ये दोनों एक साथ बैठेंगी, अगर लेडीज 1 और लेडीज 3 लेते ये एक साथ बैठेंगी, लेडीज 2 लेडीज 3 एक साथ बैठेंगी, ठीक है। ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। L1 L2 L1 L3 L2 L3, अब इसमें भी इंटरचेंज हो सकता है, L1 L2 फॉर्म में भी बैठ सकती है, L2 L1 फॉर्म में भी बैठ सकती है, L3 L1 फॉर्म में भी बैठ सकती है, L3 L2 फॉर्म में भी बैठ सकती है, मतलब इनका ही 6 अरेंजमेंट होगा। तो पहला आंसर ऐसे लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ 2 लेडीज आउट ऑफ 3 लेडीज। 3 लेडीज को अरेंज करना है, 2 लेडीज को अरेंज करना है 3 में से, तो N3 है, R हमें 2 लेना है, तो 3p2, तो 3 फैक्टोरियल/1 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज, जो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली लिख के दिखाया, ये इतने तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब अगर ये एक साथ बैठेंगी, ये हमेशा एक साथ बैठनी चाहिए। अब बोल रहा है कि राउंड टेबल में अरेंजमेंट होगा, चलो ठीक है। अब बच्चे कितने, एक लेडी और बच जाएगी, दो जो भी पिक होंगे तो एक लेडी बच जाएगी। एक लेडी कहाँ बैठ सकती है, मान लेते हैं कि हम लेडीज 1 और लेडीज 2 को ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर बैठ रही है, तो लेडीज 3 यहाँ नहीं बैठ सकती है, यहाँ नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती, क्योंकि दो ही लेडीज एक साथ बैठनी चाहिए, इसलिए लेडीज 3 यहाँ पर नहीं बैठ सकती है, तो उनके लिए ये 2 जगह खाली है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, थर्ड लेडी कैन बी, तो मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने L3 लिया है, कुछ और भी हो सकता है, कैन बी सीटेड नॉट adjacent to other ladies, adjacent to other लेडीज, दूसरे लेडीज के साथ एक साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ओनली 2 लेडीज ही एक साथ होनी चाहिए, तो उनके लिए 2 जगह खाली है, ठीक है। और 2 में से कोई भी एक जगह वो ले सकते हैं, तो दो हम लोग कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं L3 यहाँ बैठ सकते हैं, L3 यहाँ बैठ सकते हैं, तो 2p2 हो जाएगा, ठीक है। 2 तरीका हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1, तो 2 फैक्टोरियल। इनके पास 2 ऑप्शन है, इधर यहाँ बैठ जाएंगे और यहाँ बैठ जाएंगे। अब लेडीज 3 मान लो यहाँ बैठ गई, तो फिर बाकी जेंट्स के लिए कितने सारे जगह खाली है, 3 जगह खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर लिखते हैं, रिमेनिंग 3 जेंट्स कैन बी सीटेड इन रिमेनिंग 3 प्लेस, रिमेनिंग 3 प्लेसेस एज n = 3। 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए 3 जगह है, तो 3p3, 3 फैक्टोरियल यानी 6। तो टोटल अरेंजमेंट पूरे सर्कल का क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट 6 वेज, 2 वेज, 6 वेज, 72 वेज। तो ये क्वेश्चन तो है सर्कुलर परमुटेशन का ही, बट इस पे सर्कुलर परमुटेशन का लॉजिक अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ये 2 जगह ऑक्युपाई हो जा रहा है अलग तरीके से, ये भी रो सिस्टम में हो रहा है, तो बाकी भी तो रो सिस्टम बच रहा है, तो सर्कल में तो हो ही नहीं रहा है अरेंजमेंट, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन आया था इस तरीके से 2 लोगों पे। इसी वजह से ये देखो अरेंजमेंट यहाँ पर रो स्टाइल में हुआ, और ये बाकी भी रो स्टाइल में हुआ, मतलब अगर देखा जाए ये रो स्टाइल में अरेंजमेंट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी रो स्टाइल में अरेंजमेंट हो रहा है, पूरा इस तरीके से तो हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इस पे सर्कुलर परमुटेशन एप्लीकेबल हुआ ही नहीं लॉजिक, ठीक है। ये बेसिकली जो है नॉर्मल जो परमुटेशन हम लोग करते हैं रो वाला, उसी के बेसिस पे हुआ। तो पहले हम लोगों ने देखा 3 लेडीज में से कोई भी 2 लेडीज एक साथ बैठनी चाहिए, मैंने L1 L2 लिखा है, तुम लोग L2 L3 भी लिख सकते हो, L3 L1। अब ये लोग कैसे बैठ सकते हैं, L1 L2 भी हो सकता है, L2 L1 भी हो सकता है, यानी इनके पास कितना सारा तरीका है बैठने के लिए। इनके पास जो है पहले तो देखो हमें क्या करना है, 3 में से 2 लेडीज लेना है, तो L1 L2 ही होगा ऐसा तो जरूरी नहीं, ये सब ऑप्शन होगा, L2 L1, फिर L1 L3 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर L3 L1 भी हो सकता है। ऐसा करके मैंने वो यहाँ पर जो भी लिखा है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 6 तरीका हो गया। अब ये लोग ये 3 में से 2 जैसे यहाँ पर आ गई, तो जो
बच जाएंगी तीसरी वाली लेडीज, वो इन दोनों जगह पे नहीं बैठ सकती क्योंकि सिर्फ 2 ही लेडीज एक साथ बैठ सकती है, यहाँ बैठने से 3 लेडीज एक साथ हो जाएगा, तो उनके लिए बचा ये 2 जगह में से कोई भी एक, तो 2 ऑप्शंस, ठीक है। और बचे जेंट्स, जेंट्स के लिए 3 प्लेस खाली है, 3 जेंट्स है तो 6 तरीके से बैठ सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट हो गया पूरे सर्कल में 2 × 6 × 2, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो सर्कुलर परमुटेशन का भी जो क्वेश्चंस था वो हम लोगों ने किया, और रेस्ट्रिक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वाला भी किया, तो परमुटेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के जो कि एक्सरसाइज 5A का, और उसी के हिसाब से जो एक एग्जांपल है वो मैंने बोला वो लास्ट में करवाते हैं, हम लास्ट में करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय।